बताता है कि जो किसी भी कंपनी की जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होती है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। एक तो आपकी है रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और दूसरी आपकी है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ, यही क्वेश्चन है बस जो एग्जाम का है। पहली बात तो जो मेरा क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा था वो क्या बताया कि फिशर इफेक्ट क्या बताता है कि जो किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री की जो इंटरेस्ट रेट होती है, यानी जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो क्या हुई रियल इंटरेस्ट रेट, दूसरी कौन सी हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। देखो क्या होता है, आप लोग इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? वो आप पैसे देते हैं ना कोई किसी से, तो इंटरेस्ट चार्ज करता है, ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, आप सोचो कि किसी से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, अब वो मत सोचना कि जो देते हैं भाई इनकम के पर्पज से, वैसे कोई पैसा दे रहा है किसी को, जैसे बैंक दे रहा है, वैल्यू कम हो जाएगी ना, ये बैंक पैसा दे रहा है आपको किस पर्पज के लिए, मतलब जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है किस पर्पज से होता है? देखो इंटरेस्ट ना, अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है तो देखो उसकी क्या है वैल्यू, बिल्कुल ठीक आपकी की जो परचेजिंग पावर है ना वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको कंपनसेट करने के लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। उसको बोला जाता है ये जो रियल इंटरेस्ट रेट है ना, इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं इसको। कंपनसेट करने के लिए लेंडर्स को एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, ये जो रेट होती है कौन सी होती है? टू कंपनसेट, किसको कंपनसेट करेगी? लेंडर्स, कौन सा लॉस? टू कंपनसेट लेंडर्स फॉर एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। क्या लिखा मैंने? ये लिखवाया मैंने आपको, लेंडर्स फॉर एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो आपके पास बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस में रियल रेट, 1 प्लस में रियल रेट, 1 प्लस में इन्फ्लेशन रेट, माइनस में 1, और ये क्या आएगा आपकी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एज पर दी फिशर इफेक्ट। एक ना एक और चीज होती है वो कैपिटल बस्टिंग में आती है, आपने पढ़ी होगी, फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन, उन्होंने बताई थी। क्या होती है फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन? याद आएगा। फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन होती है जहां पर किसी भी दो प्रोजेक्ट की एनपीवी एक दूसरे के इक्वल हो जाए। क्या लिखोगे? फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है? टू डिफरेंट प्रोजेक्ट विद सेम एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो क्या होगी आपकी फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो फिशर इफेक्ट क्या बताता है भाई आपको, किसकी है ये फिशर इफेक्ट आपकी? किसकी, क्या पढ़ रहे हो आप? फिशर इफेक्ट क्या पढ़ रहे हो? थ्योरी किसकी है? इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की। तो अब ये देखो हम इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट भी पढ़ेंगे। अब इसका फर्क कैसे पड़ता है? देखो
ये इसने ना एक इक्वेशन बना दी और बिल्कुल ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि ये फिशर इफेक्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी। तो आपने एक चीज पढ़ी कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो क्या होती है 1 प्लस रियल रेट और आपका 1 प्लस में माइनस में आपका 1 हो जाएगा। तो इसकी जो आपकी वो बनी आप इसको लिखेंगे 1 प्लस में आर एच, बताऊंगा क्या होता है 1 प्लस में आर एफ इक्वल टू 1 प्लस में आई एच और डिवाइड में आपका 1 प्लस में आई एफ। ये जो आपकी है ना ये आपकी क्या है आर एच और ये आर एफ। एच का मतलब होम डोमेस्टिक और एफ का मतलब फॉरेन। और ये जो है ना आर एच का मतलब होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इसकी होम कंट्री की, और आर एफ का मतलब हुआ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन। ठीक है। और आईएच का मतलब होता है इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया या इन डोमेस्टिक कंट्री, और आईएफ का मतलब इन्फ्लेशन रेट ऑफ, हाँ जी। एक क्वेश्चन मुझे बस ये बताओ, नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कौन सी कंट्री में ज्यादा होगी, जिसमें इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगी या जिसमें कम होगी? एक तो ये स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में कि द कंट्री विद हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल हैव हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। फिशर इफेक्ट ने यही करता है, एनालिसिस करता है किन चीजों को, इन कोई दो कंट्री के बीच में एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। किसको करता है? आप ये लिखेंगे फिशर इफेक्ट एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। दोबारा लिखो, लिखो द फिशर इफेक्ट एनालिसिस, द फिशर इफेक्ट एनालिसिस the relationship between the interest rate, क्या लिखा मैंने, इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। और फिर लिखिए द कंट्री, द इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। क्या लिखा? द कंट्री विद हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, with a higher rate of inflation have the country with a higher rate of inflation will have higher nominal interest rate। एक बात बताओ, जहां पर इन्फ्लेशन होगा वो ज्यादा चार्ज करेंगे, उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा लूज होगी, तो फिर वो क्या करेंगे? ज्यादा लेंगे, कंपनसेट ही तो कर रहे हैं। अगर देखो मान लो आपको बैंक पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको 10% मिल रहा है और परचेजिंग पावर भी आपकी 10% लूज हो रही है, तो 20% का टोटल लॉस हो, तो 20% पे आपका जाएगा पैसा। बात समझ में आई आपको? देखो आप जो इंटरेस्ट रेट आप ले रहे हो, इंटरेस्ट इसलिए तो ले रहे हो ना कि आप कंपनसेट कर पाओ, क्योंकि परचेजिंग पावर आपकी कम होगी इन्फ्लेशन की वजह से, तो इसलिए आप अपने आप को कंपनसेट करा रहे हो। तो जहां इन्फ्लेशन ज्यादा होगा वो अपने आप ही ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक बात है ना? ओके। एक और चीज ये तो थी, अब आपको ये समझ में आ गया कि फिशर इफेक्ट क्या बताता है ना? अब इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट मतलब ये जो सिचुएशन है ये कैसे आपका अफेक्ट करेगा। एक ये इक्वेशन याद रखना ये वाली, एक और इक्वेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं, वो इक्वेशन आपकी ये है। इक्वेशन क्या आपकी? एस टी डिवाइड में एस ओ इज इक्वल टू, ये आपका इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट इक्वेशन है, आर एच डिवाइड में 1 प्लस में आर एच।
एसटी का मतलब होता है प्रेजेंट स्पॉट रेट, नहीं फ्यूचर स्पॉट रेट है भाई इसका। एसटी का मतलब फ्यूचर स्पॉट रेट एंड एसओ का मतलब है प्रेजेंट स्पॉट रेट, और आरएच और आरएफ का मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब देखो ये आपने निकाल ली थी आपने, एक तो वहां से ये चीज पड़ी कि जो रेट निकल के आई है वो कहां से निकल के आई है, इन्फ्लेशन से आपकी निकल के आई है, मतलब इन्फ्लेशन को ऐड करने के बाद। देखो आपने फिशर इफेक्ट से ये निकाल दिया, जो फिशर इफेक्ट ये कहता है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है ना उसमें अगर आप इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे तो आपकी क्या जाएगी, नॉमिनल, और नॉमिनल को आपने यहाँ ले लिया, और ये किस तरीके से आपकी अफेक्ट करेगी वो अब आपको बता रहे हैं। तो एसटी का मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड जो आपकी स्पॉट रेट होगी वो हो गई, और एसओ का मतलब क्या हुई, प्रेजेंट स्पॉट रेट। ठीक है, और इसको आपको इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इससे आपकी एक्सचेंज रेट आपकी अप्लाई निकल के आ जाएगी। जैसे इसमें ना एक क्वेश्चन दे रखा है, ये दे तो रखा है, इसमें जर्मनी का और इटली का दे रखा, हम इंडिया का बनाएंगे इसको, कि मान लो इंटरेस्ट रेट है ना इंडिया में है 4%, इंडिया में क्या है इंटरेस्ट रेट होगी इंडिया की तो 4%। ठीक है, और आपकी यूएसए की है वो आपकी मान लो 13%। ओके, ये आपको दे दिया डेटा, और करंट एक्सचेंज रेट दे रखी है, करंट एक्सचेंज रेट वो देती है $1 इज इक्वल टू ₹70। ठीक है, करंट एक्सचेंज रेट दे दी आपको $1.70। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसकी जो फॉरवर्ड रेट है ये वाली वैल्यू वो कितनी होगी, बस अप्लाई करना है जैसे आपको दे रखा है ना, समझ पा रहे हो क्या करना है, 2.1 समथिंग। देखो क्या करना है हमने, हमारे पास ये चीज नहीं है ना, लिख दिया एस टी, ये वैल्यू दे रखी है कितनी 70 इज इक्वल टू 1 प्लस में आपकी आर एच कितनी है 0 और 1 प्लस में, ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपकी क्या जाएगी एस टी आ जाएगी, है ना। बता देना जो भी कोई वैल्यू आए, ठीक है। दूसरा देखो, अगर ये दे रखा है ये निकाल, अगर कुछ और दे रखा है जो भी नहीं दे रखा मिसिंग आप निकाल सकते हैं। तो बस यही इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट था आपका। इंटरेस्ट देखो पहले क्या किया फिशर इफेक्ट ने, क्या किया पहले फिशर इफेक्ट ने आपका ये बताया कि जो आपकी वही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ना वो दो चीजों से मिलकर बनी है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एक तो क्या आपकी रियल और दूसरी आपकी इन्फ्लेशन। और इसका इंटरनेशनल इफेक्ट क्या पड़ा वो इक्वेशन आपको याद रखनी है, वो इक्वेशन बनी है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट की, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। अगर एग्जाम में आ जाए, मैंने ये देखी हुई है एक बार एग्जाम में, कोई ना कोई नेट में आपको भी मिलेगी। वो क्या बनी आपकी, आपने लिखा एस टी डिवाइड में एस ओ 1 प्लस में आर एच डिवाइड में 1 प्लस में आर रेट आ गई ना, इन्फ्लेशन तो आपने ऐड कर दिया था, ये कर लिया आपने, और जब आपने उसको कैलकुलेट किया था तो आपने देख ही लिया था कैसे निकाली। ठीक है, तो ये था आपका इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगी। तो देख आई डोंट नो, हाँ तो जिस जहां पर भी देखो अब पहले 70 रुपए था, इन्फ्लेशन कहाँ ज्यादा था उसकी कम हो गई ना वैल्यू, सिंपल है, आपको रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक, एक चीज है आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम IRP, सेम इसी तरीके से आपका बस नाम का फर्क आ गया, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। पैरिटी का मतलब इक्विलिटी, जैसे परचेजिंग पावर था वहां पर आपने इक्वल किया था, यहां पर क्या इक्वल कर रहे हो इंटरेस्ट रेट को। ठीक है,
इंटरेस्ट रेट को सेम इसी तरीके का आप निकाल सकते हो, बस इसका भी फॉर्मूला फॉरवर्ड रेट किसकी, एक्स और वाई की, दो कंट्री ले ली इन्होंने एक्स वाई, और नीचे फिर वही आपका स्पॉट रेट एक्स और वाई का, और यहाँ पर क्या ले लेंगे अपन, इंटरेस्ट रेट 1 प्लस में आर एक्स डिवाइड में 1 प्लस में आर वाई, दोनों कंट्री का आपने अलग अलग ले लिया। हाँ, आर एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट इन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई, वाई कंट्री, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई की जगह अपने एच एफ लिख सकते हो, ठीक है, लिखना चाहते हैं यहाँ पर एच एफ लिख लो, इधर ऐसे लिख लेना, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। इंटरेस्ट रेट पैरिटी में क्या, यहाँ पर सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट को इक्वल कर दो, उसने इन्फ्लेशन को ऐड कर दे, जो भी इंटरेस्ट गिवन होती है उसने तो क्या क्या, वो इंटरेस्ट रेट जो चल रही है ना वो क्यों चल रही है, फ्यूचर इफेक्ट ने ये बता दिया, और ये जो चली इंटरेस्ट रेट है उसको सीधा बता रहा है आपको, ठीक है, आगे समझ में। तो इसी के भी क्वेश्चन ऐसी तरीके से मिलेगा, एक अगर न्यूमेरिकल भी आएगा ना आपका तो बस इस तरीके से मिलेगा, इनमें से कोई एक चीज नहीं दी होगी, उसको बस पुट करके निकाल देना, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम में आप ये कहेंगे कि जहां पर दोनों कंट्री की इंटरेस्ट रेट एक दूसरे की इक्वल होगी, वही आपकी एक्सचेंज रेट होगी। जैसे बताऊं आपको क्या दे रखा है, दो कंट्री दे रखी है, वन कंट्री में जो आपकी है इंटरेस्ट रेट कंट्री फर्स्ट यानी एक्स कंट्री में दे रखी है 5%, एक्स में जो इंटरेस्ट रेट दे रखी है ना वो 5% दे रखी है, और वाई में जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है 4%, ओके, और स्पॉट रेट दे रखी है 0.65, स्पॉट रेट दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, स्पॉट रेट किसकी क्या दे रखी है, एक्स पर यूनिट ऑफ वाई इज 0.65, ठीक है, इतनी दे रखी है। तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालनी है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होगी। देखो एक और एग्जाम में आंसर निकालने का एक तरीका ये होता है, अब ये देख लो कि इन्फ्लेशन कहाँ ज्यादा है, इन्फ्लेशन कहाँ ज्यादा है, तो यानी ये रेट तो बढ़ के आएगी, ये तो पक्की बात है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे आपके, जो 65 से कम आएंगे वो अपने आप कट जाएंगे, है ना। तो जो भी अब इसको प्लॉट करके देखेंगे, जो भी वैल्यू आई फॉरवर्ड को छोड़ देंगे 0.65 है ना, फॉरवर्ड का एक्स वाई में 0.65 इज इक्वल टू 1 प्लस में 0.05 और डिवाइड में 1 प्लस में, और जब इसको आप सोल्व करते हैं ना तो वैल्यू जो आपकी आती है वो वैल्यू आती है 0.6563, इतना ही फर्क पड़ा, ठीक है, तो बढ़ के आएगी, ये तो क्लियर हो गया आपको। आ गया भी समझ में, चलो बहुत बढ़िया। तो ये कुछ थ्योरीज थी जो आपको समझनी थी, है ना। अब आगे पढ़िए कौन कौन से रिस्क, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड मोड में है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और ये जिन्होंने कैलकुलेटर दी उसने देखे क्यों नहीं, शायद इस बार भी क्वेश्चन आया था, पता नहीं आप क्वेश्चन करके लेके आया था, कोई लेके आया था मेरे पास, या था कि रिस्क इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट या रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज, कौन कौन से रिस्क होते हैं, तो तीन ही तरीके के रिस्क होते हैं, देखेंगे आप क्या, टाइप ऑफ फॉरेन रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज, इसको ना कंसेप्ट को समझना है, अपने आप बता दोगे, और यही एग्जाम में बिल्कुल एज लिखा होता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, एक्सपोजर भी ऐसे ही मिलता है आपका, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। दूसरा आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर, और तीसरा होता है आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर। तीन तरीके का ही रिस्क होता है, फोर्थ कोई नहीं होता। इस बार का क्वेश्चन आया हुआ था ये, देखो
ट्रांजैक्शन, मैं क्या कह रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज का। अब आपने एक ट्रांजैक्शन की समझना आप अच्छे से, बहुत अच्छे। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या हुआ, एक इंडियन एक्सपोर्टर था, उसने आज गुड्स भेज दिया और मान लो आज एक्सचेंज रेट है $1 का ₹70, मान लीजिए इतनी है, ₹70 आपकी क्या एक्सचेंज रेट है आज की, और पेमेंट मिलेगी 3 महीने के बाद। रेट तो आज ही फिक्स हो जाएंगी भाई, इतनी आपको मिलेगी, है ना, इतनी जो भी पेमेंट बनी आज फिक्स हो गई। और पेमेंट वाले दिन, अब देखो क्या तो एक्सचेंज में कमी या ज्यादा तो हो सकती है ना। अब मान लो डॉलर हो गया कमजोर, डॉलर हो गया, चलो आप एक चीज बताओ मुझे, डॉलर कमजोर होने से इसको फायदा है नुकसान है? हाँ, क्या होगा, एक्सपोर्टर, डॉलर कमजोर होने से एक्सपोर्टर को फायदा है नुकसान? आप लोग, जैसे आप लोग, आपको ना जब आपने डील की जब तो डॉलर था ₹70 का, और 3 महीने बाद हो जाता है ₹50 का, आपको फायदा है या नुकसान है? फायदा है, हम पे करेंगे ना, लॉस होगा ना, ठीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर आपका रुपया कमजोर हो जाए तो आपको है फायदा। याद करना, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आपने ठीक करना था तो आपने कहते करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दो। डिवैल्यूएशन का मतलब रुपया कमजोर कर दो, तो वो तो फायदा होता था एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो अभी तो $1 ₹70 का है, रिस्क ये है कि भाई अभी तो डॉलर कमजोर होने वाला है, अब बाद में जाकर डॉलर हो जाए ₹50 का, हो गया नुकसान। तो ये तो ये हुआ कि ट्रांजैक्शंस आपने आज की डेट में की, आज की एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग तो फायदा लगाया आपने, लेकिन एक्चुअल में जब आपको पैसा मिला तो उस दिन देखा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। ये कौन सा एक्सपोजर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा होता है आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ट्रांसलेशन में क्या होता है आपका कि फर्म ना अपनी एसेट्स की वैल्यूज को कन्वर्ट करके देख रही है फॉरेन करेंसी में, ट्रांसलेशन करके देख रही है भाई इसके अकॉर्डिंग क्या है। और जैसे आपने पहले रुपए में देखा तो इतनी वैल्यू आई, और रुपी मान लो हो जाए आपका, मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो डॉलर में कम आ जाएगी, दूसरे में फायदा बढ़ जाएगा। तो ये हुई आपकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या हुआ, जब आप कन्वर्ट करके देखते हो। मैनेजिंग बैलेंस शीट आइटम टू मिनिमाइज द नेट एक्सपोजर, देखो क्या करते हो आप, अकस व्हेन ए फर्म्स फॉरेन बैलेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो भी आपको फॉरेन कोई करेंसी अपनी डोमेस्टिक करेंसी में आप कन्वर्ट करके देखते हो। बात आपको क्लियर है कि आप कन्वर्ट करके देख रहे हो, देन भी अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो नुकसान हो रहा है, ये एक रिस्क है। और तीसरा रिस्क होता है आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर। ट्रांसलेशन में क्या, आपकी करेंसी है, आपके पास, जैसे आप कोई आपके पास फोन है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को अपनी करेंसी में देखा तो आपका निकला ₹14,000 का, ₹20,000 का, और महंगा कर देते हैं, ₹1,00,000 का कर देते हैं। वो कहते हैं महंगे महंगे फोन रखो आप। और उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको कन्वर्ट करके देखा डॉलर में, और डॉलर में आपने देखा तो वो वैल्यू कम हो गई आपकी, उसके अकॉर्डिंग देखा, इसको क्या बोला, ट्रांसलेशन। या फिर और चीज देखो, डॉलर में आपकी कोई एसेट्स थी आपके पास फॉरेन की, उसमें आपने अपनी करेंसी में करके देखा तो फिर नुकसान हो गया। दो समझ में आ गया। और तीसरा होता है आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है, ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से जो एक्सचेंज रेट आपकी चेंज हो जाती है, वो कौन सा होगा आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर। एक्सचेंज रेट में इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती है कंट्री के अनदर कंट्री की, तो उनके एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे इंडिया की अभी चेंज आ गया, रुपया कमजोर हो रखा है, तो ये कौन सा एक्सपोजर हो गया आपका इकोनॉमिक आपका एक्सपोजर। ठीक है, आया नहीं समझ में? रिस्क की हेजिंग की टेक्निक कौन कौन सी आपके पास, सबसे पहले आपका शेयर होल्डर्स कंपोजिशन, आप लिखेंगे मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क।
ठीक है, करें अभी लिखें। तो इसमें सबसे पहले हो सकता है शेयर होल्डर कंपोजिशन। शेयर होल्डर कंपोजिशन कैसे हो सकता है अभी आपका, शेयर होल्डर कंपोजिशन अभी इससे कैसे हो जाएगा। कंपोजिशन का मतलब ये है कि आप मिक्सचर सा रखें कि इंडिया के भी रख लो शेयर होल्डर, यूएसए के भी रख लो, है ना, क्या कर रहे हो, इंडिया के भी रख ले, यूएसए के भी रख ले। तो इंडिया में भी अगर मान लो इंडिया में अगर कोई चेंजेस आ रही है इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो उधर भी आपकी ठीक हो रही है, कोई भी रिस्क आई इधर से आपका ठीक हो जाएगा, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे ट्रांजेक्शन हो, चाहे इकोनॉमिक हो, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये आपका ठीक हो जाएगा। एक ये तरीका है। एक आप क्या करो, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस कंट्री। एक तो दो में लिया, एक आपने क्या रख लो, दूसरा आपका डाइवर्सिफिकेशन कर लो। डाइवर्सिफिकेशन समझते हो ना, मतलब आप एक कंट्री में ना करके दो में कंट्री में ज्यादा में कर लो, इंडिया, यूएसए, जापान, चाइना, जितने में भी कर सको। एक ये भी तरीका आपके पास, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट। आप ऐसे लिखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और फिर उसमें फर्दर बना दो फॉरवर्ड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट। ये बात आपको समझ में आती है क्या होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, फॉरवर्ड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट। और एक होता है फ्यूचर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट या हेज, एक ऑप्शन मार्केट हेज, फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर, ऑप्शन मार्केट हेज, एक मनी मार्केट हेज। ठीक है, एक आपका स्वैप्स, हाँ स्वैप, वो भी एक टेक्निक है। एक होता है लीड्स एंड लैग्स। लीड्स एंड, लीड का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। लीड का मतलब होता है पेमेंट। आपको देखो, आपको ना एक पेमेंट करनी है कभी 28 फरवरी को, और आपको लग रहा है कि भाई आगे कहीं ना कहीं रिस्क है, अभी पेमेंट कर दो, आपके पास पैसे आते ही हो गया ना, रिस्क कम हो गया। लैग्स का मतलब इस वक्त ज्यादा हो रखी है इंटरेस्ट जब आपकी ड्यू डेट, तो अगर इसे कर मैं थोड़े दिन बाद पेमेंट करूंगा, ठीक हो गया, तो वो क्या हो गई, लैग्स। ठीक है, आगे समझ में। फुल फॉर्म नहीं है स्वैप्स की। स्वैप्स का क्या मतलब होता है, स्वैप में ये होता है कि जैसे एक इंडिया है, एक यूएसए, एक यूएसए वाले को इंडिया में कोई पेमेंट करनी है और इंडिया वाले को कोई यूएसए में पेमेंट करनी है, तो वो कह देता है कि आप इतनी पेमेंट उसके हिस्से की वो कर दे, इसके हिस्से की ये कर दे, तो इससे भी रिस्क आपका हेजिंग में आ सकता है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये कुछ टेक्निक है रिस्क को आपको कम करने की। हाँ, एक और ना मैं फर्क और बता देता हूँ इसमें क्या होता है। आपने शायद ये थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, वैसे तो पूरा आपका मार्केट है। ऑप्शन पढ़ा होगा आपने, हाँ उसमें बहुत बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। डेरिवेटिव मार्केट है ना, डेरिवेटिव जो मार्केट है उसके दो पार्ट बनते हैं। दो पार्ट मैं ही बना रहा हूँ, कोई नहीं बना रहा। वैसे तो चारों चीजें आती है ना। एक तो आपसे स्टैंडर्डाइज, एक आपकी नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब समझ लो, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। और नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन हमारी आपस की हो जाए तो क्या होगी, नॉन स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज में आप क्या आती है, फ्यूचर, और दूसरा आपका ऑप्शन। इसमें आप क्या आता है, फॉरवर्ड, और दूसरा आप क्या आता है, स्वैप। चीज आती है। देखो मतलब क्या होता है, एक काउंटर पार्टी रिस्क और होता है। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है
कि भाई कोई अभी हाँ भर रहा है बाद में मना कर दे, तो इन दोनों में ना काउंटर पार्टी रिस्क कम होता है, लेस काउंटर पार्टी रिस्क, और इनमें क्या होता है काउंटर पार्टी रिस्क आपका ज्यादा होता है। ठीक है, आगे समझ में। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पता है कि फ्यूचर की डेट में पेमेंट करने का, एक्सचेंज करने का एक क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन टू पार्टीज, है ना, कि भाई हम इस रेट पर एक्सचेंज कर लेंगे अपनी करेंसी को। ये भी फ्यूचर में भी यही होता है, बस इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी स्टॉक एक्सचेंज की अकॉर्डिंग होगी, यानी लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, काउंटर पार्टी रिस्क कम हो गया। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब बीच में छोड़ के भागना, तो इसमें नहीं होता। स्वैप में क्या होता है, अभी मैंने बताया कि आप पेमेंट इधर की उधर कर सकते हो। ऑप्शन में क्या हो गया कि ये ऑप्शन होता है, आप चाहे तो उसको एक्सचेंज रेट कर लेना, नहीं तो मत करना, पर इसके लिए वो प्रीमियम चार्ज करता है जिसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन में क्या होता है आपको ना एक होता है ऑप्शन बायर एंड सेलर, ऑन राइटर। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन में हूं क्या राइटर, मैंने एक ऑप्शन लिखा, क्या लिखा एक ऑप्शन लिखा, और ऑप्शन में क्या लिखा कि भाई मैं पेमेंट आपको एक ऑप्शन दिया कि आप इस रेट पर एक्सचेंज कर लेना, नहीं करना चाहे तो छोड़ देना, लेकिन मैंने आपके लिए इसके लिए आप सिर्फ 10 रुपए प्रीमियम के लिए, ये क्या हुआ मेरा ऑप्शन, मैंने राइट कर लिया, मैंने प्रीमियम ले लिया। अब आप बाद में बात आई, बाद में क्या बात आई, आपने देखा कि मार्केट में ना एक्सचेंज रेट कम हो रखी है, तो आप मार्केट से लोगे ना, मुझसे तो नहीं लोगे, लेकिन मैं आपको प्रीमियम नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई, मार्केट में बढ़ी हुई है रेट, तो आप मेरे से परचेज करोगे, तो मतलब क्या होगा, मैंने आपको राइट दिया है, ऑब्लिगेशंस नहीं दी। ऑप्शन आपको सिर्फ राइट प्रोवाइड करता है टू एक्सचेंज टू कन्वर्जन, इस तरीके का। ठीक है, चलो ये कुछ टेक्निक थी।